रक्त गहरे लाल रंग का चमकते हुए क्षारीय तरल पदार्थ होता है। यह अपारदर्शी होता है, नमकीन, विशेष गंधयुक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका pH 7.3 से लेकर 7.4, विशिष्ट घनत्व 1.05 से 1.06 होता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का 1/15 भाग होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूषित गैस, जलवाष्प, वर्ज्य पदार्थ एवं टॉक्सिन को बाहर निकालता है। रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। अशुद्ध रक्त बैंगनी रंग का होता है, जिसमें यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक अम्ल और टॉक्सिन होते हैं। रक्त हृदय से रक्त वाहिनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। इसके लिए शरीर में धमनियों और शिराओं का जाल बिछा रहता है। शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त और धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त बहता है। रक्त का संगठन। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रक्ताणु। प्लाज्मा रक्त का 55% हिस्सा बनाता है, जबकि रक्ताणु 45% हिस्सा बनाते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% तक पानी, 8% कार्बनिक पदार्थ और 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसमें जल 90 से 92%, ठोस 8 से 10%, अकार्बनिक ठोस 1%, कार्बनिक ठोस 8 से 9% प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं उसमें प्रोटीन प्लाज्मा का 7 से 9% भाग प्रोटीन का बना होता है। इसमें ग्लोबुलिन, सीरम, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन उपस्थित होते हैं। हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले सभी रस सीधे रक्त में जाते हैं। इसके अतिरिक्त एंटीजन्स और एंटीबॉडीज का निर्माण भी रक्त में उपस्थित रहता है, जो जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करता है। उसके अतिरिक्त प्लाज्मा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी उपस्थित रहती है। अन्य पदार्थों के तहत कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, पित्तवर्णक, बिलिरुबिन, यूरिया, यूरिक अम्ल भी उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट, रक्ताणु। रक्ताणुओं को 3 भागों में बांटा गया है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। रक्ताणु रक्त कणिकाएं के भी कहलाती है। ये बहुत सूक्ष्म होती है और सामान्य आँखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। लाल रक्त कणिकाओं की स्त्रियों में लगभग 45 लाख और पुरुषों में 50 लाख तथा बच्चों में 60 से 70 लाख तक की संख्या होती है। इनका जीवन काल 80 से 120 दिन का होता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में और विनाश यकृत या प्लीहा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास 7.2 माइक्रोन तथा मोटाई
2.2 माइक्रोन होती है। लाल रक्त कणिकाएं आकार में छोटी, गोलाकार, केंद्रक विहीन, केंद्रीय भाग कुछ चपटा होता है। इनका रंग फीका पीला पर समूह में लाल रंग की दिखाई देती है। इनमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन और हीमेटिन नामक लोहा पाया जाता है, जो मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। कुछ मात्रा में फॉस्फोलिपिड और पोटेशियम फॉस्फेट भी होता है। लाल रक्त कणिकाओं में 60 से 70% तक जल तथा 30 से 40% तक ठोस होता है। लाल रक्त कणिकाएं के अगर कार्यों की दृष्टि से हम देखें तो यह शरीर में आयन का संतुलन करती है, क्योंकि इसमें विभिन्न आयन होकर गुजरते हैं। यह गैसों का आदान प्रदान भी करती है। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन श्वसन क्रिया से प्राप्त ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों को जाकर ऑक्सीजन दे देता है और शरीर के विभिन्न भागों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़ों में छोड़कर जहां श्वास नली तथा नाक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और उसके स्थान पर ऑक्सीजन भीतर प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। आकार में बड़ी, रंगहीन, अनियमित आकार की होती हैं। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। सामान्य अवस्था में इनकी संख्या 6000 से 8000 और बीमारी की अवस्था में इनकी संख्या बढ़कर 30,000 हो जाती है। इनमें अमीबा की तरह गति होती है, क्योंकि इनमें कूटपाद बनाने की क्षमता होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को हम दो भागों में बांटते हैं, कण रहित कणिकाएं जिनमें कण नहीं होते और दूसरी कण सहित कणिकाएं जिनमें कण पाए जाते हैं। कण रहित कणिकाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और ट्रांजिशनल। लिम्फोसाइट यह 20 से 25% हिस्से का निर्माण करती है, लेकिन इनमें भक्षण क्षमता नहीं होती है। यह 2 प्रकार की होती है, छोटी लिम्फोसाइट और बड़ी लिम्फोसाइट। छोटी लिम्फोसाइट का आकार 8 से 10 माइक्रोन, जबकि बड़ी लिम्फोसाइट का आकार 10 से 15 मिली माइक्रोन होता है। नेक्स्ट, मोनोसाइट्स, यह 5 से 10% हिस्से का निर्माण करती हैं। आकार में बड़ी होती है। इनके केंद्रक का आकार लगभग 18 मिली माइक्रोन होता है। इनमें भक्षण क्षमता पाई जाती है। केंद्रक घोड़े की नाल के आकार का होता है। तीसरी होती है ट्रांजिशनल, यह मध्यम आकार की होती है। एक केंद्रक उपस्थित रहता है जो घोड़े की नाल जैसा होता है। नेक्स्ट आ जाती हैं कण रहित कणिकाएं। यह आकार में छोटी और इनका केंद्रक पिंडक जैसा होता है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के 2 से 4% भाग का निर्माण करती हैं। इनका आकार 10 से 12 मिली माइक्रोन होता है और एलर्जी की अवस्था में इनकी संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, बेसोफिल्स, यह 1% हिस्से का निर्माण करती है। आकार इनका 8 से 10 माइक्रोन होता है। न्यूट्रोफिल्स, यह 60 से 75% हिस्से का निर्माण करती है। जीवन काल 21 दिन का होता है। इनमें भक्षण क्षमता पाई जाती है और आकार 10 से 12 मिली माइक्रोन होता है। इनके कार्य यदि हम देखें तो सबसे पहला कार्य इनका होता है भक्षण करना, अर्थात
हानिकारक जीवाणुओं को मारकर उनका भक्षण कर जाती है, शरीर की रोगों से रक्षा करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और यह घाव को भरने में भी सहायता करती है। यह पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इनमें अमीबीय गति और कूटपात बनाने की क्षमता भी पाई जाती है, जिसके कारण ये जीवाणुओं को घेरकर उसे मार डालती है। तीसरी प्रकार की जो कणिकाएं होती हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, यह बहुत ही छोटी अनियमित आकार की, चपटी और गोल होती हैं। इनकी संख्या 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक होती है। इनका आकार 2 से 4 मिलीमाइक्रोन और केंद्रक इनमें नहीं होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाती है, रक्त की केशिकाओं की टूट फूट में मरम्मत करती है। इनमें एंटीजन उपस्थित होते हैं और यह एंटीबॉडीज का कार्य करते हैं। इनके टूटने पर सेरोटोनिन बनता है। सेरोटोनिन में 5-हाइड्रोक्सी और हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन रक्त केशिकाओं के वैसिडिलेशन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। रक्त का थक्का चोट लगने पर 5 से 7 मिनट तक रक्त बहने के पश्चात रक्त का बहना बंद हो जाता है। उस स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है, अर्थात रक्त सोल से जैल अवस्था में बदल जाता है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे ही हमें चोट लगती है तो उस स्थान के ऊतक एवं कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे में रक्त में उपस्थित बिंबाणु क्षतिग्रस्त ऊतक और रक्त में उपस्थित फैक्टर मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करते हैं। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के साथ स्टुअर्ट फैक्टर के साथ मिलकर कैल्शियम व प्लाज्मा की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। यह सक्रिय थ्रोम्बिन कैल्शियम की उपस्थिति में घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देते हैं। यह अघुलनशील फाइब्रिन एक जाल जैसी रचना बनाता है जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और प्लाज्मा बह जाता है। थक्का बनने में लगभग 4 से 8 मिनट का समय लगता है। कुछ मनुष्यों में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है क्योंकि उन्हें हीमोफीलिया रोग हो जाता है। यह रोग आनुवंशिक होता है। स्त्रियां इस रोग की शिकार नहीं होती हैं, लेकिन वह रोग वाहक होती हैं। शरीर में खून को जमने से रोकने के लिए हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो शरीर में खून को जमने से रोकता है। मैं आराधना शर्मा, राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़, आज आपको रक्त के वर्ग के संबंध में जानकारी देने जा रही हूँ। देखने पर हम सभी व्यक्तियों का रक्त एक जैसा लाल रंग का होता है, परंतु वास्तव में भिन्न भिन्न व्यक्तियों का रक्त अलग अलग होता है और इसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए रक्त के वर्ग बनाए गए हैं। रक्त वर्ग का वर्गीकरण लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एग्लूटिनोजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। रक्त के वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी, AB और O। रक्त वर्ग ए लाल रक्त कणिकाओं में एग्लूटिनोजन A तथा प्लाज्मा में एंटी-B ग्लूटेनिन होता है। अतः इस वर्ग का व्यक्ति A और B को तो रक्त दे सकता है,
लेकिन ले सकता है ए से और ओ से। रक्त वर्ग बी लाल रक्त कणिकाओं में ए ग्लूटिनोजन बी तथा प्लाज्मा में एंटी ए ग्लूटेनिन होता है। अतः इस वर्ग का व्यक्ति रक्त दे सकता है बी और ए बी, ले सकता है बी और ओ से। रक्त वर्ग ए बी इस व्यक्ति के रक्त कणिकाओं में ए बी दोनों ए ग्लूटिनोजन उपस्थित होते हैं, इसलिए ए बी और ओ से रक्त ले सकता है, लेकिन प्लाज्मा में ग्लूटेनिन अनुपस्थित होता है, इसलिए केवल ए बी को ही रक्त दे सकता है और सर्वग्राही कहलाता है। रक्त वर्ग ओ इसके ग्लूटिनोजन अनुपस्थित होता है, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी ग्लूटेनिन उपस्थित होते हैं, इसलिए सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन लेता सिर्फ ओ ग्रुप से है, इसीलिए इसी को सर्वदाता कहा जाता है। इसी के अतिरिक्त केवल रक्त ग्रुप से ही काम नहीं चलता, बल्कि जब हम रक्तांतरण करने जाते हैं तो हमें कई बातों को दृष्टिगत रखना पड़ता है, इसलिए रक्तांतरण को भी जानना बहुत जरूरी है। रक्त का जीवन में बहुत महत्व है। इसी के द्वारा पोषक तत्व, ऑक्सीजन इत्यादि का संवहन होता है, अर्थात शरीर को सभी कोशिका और ऊतक को पोषक प्रदान करने का कार्य करता है। कभी कभी दुर्घटना, चोट, ऑपरेशन के कारण काफी रक्त बह जाता है। ऐसे में रक्तांतरण द्वारा ही व्यक्ति को बचाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही रक्त नहीं चढ़ाया जाता, पहले उसका परीक्षण करना पड़ता है। रक्तदाता और प्राप्तकर्ता दोनों के रक्त को मिलाया जाता है। यदि किसी भी तरह का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, तभी रक्त चढ़ा सकते हैं। यदि देने वाला व्यक्ति एड्स या मलेरिया जैसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसका रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। रक्त चढ़ाते समय केवल रक्त वर्ग को ही दृष्टिगत नहीं रखा जाता, बल्कि आरएच तत्व का भी ध्यान रखना पड़ता है। लगभग 85% लोगों में आरएच तत्व पाया जाता है, तो उन्हें हम आरएच धनात्मक कहते हैं, और लगभग 15% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें आरएच तत्व नहीं पाया जाता, तो उन्हें हम आरएच नेगेटिव कहते हैं या आरएच ऋणात्मक कहते हैं। रक्त को जब चढ़ाते हैं तो उस समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि यदि धनात्मक और ऋणात्मक को एक साथ मिला दिया जाए तो कोशिकाएं हीमोलाइज्ड हो सकती हैं, इसलिए पहले इसे दृष्टिगत रखना बहुत जरूरी होता है। यदि पिता आरएच पॉजिटिव है और माता आरएच नेगेटिव है, तो यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है। इसमें गर्भ शिशु की मृत्यु भी हो सकती है, अथवा वो जीवन भर रक्त अल्पता का शिकार रहता है। पिता आरएच धनात्मक और माता आरएच धनात्मक है, तब तो शिशु सामान्य रहता है। पिता आरएच नेगेटिव और माता आरएच पॉजिटिव है, उस समय भी शिशु सामान्य ही रहता है। यदि पिता आरएच माइनस और माता भी आरएच माइनस है, तब भी शिशु सामान्य होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आज हम रक्त के कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। रक्त के कार्य, सबसे पहला कार्य जो हो वो होता है पोषक पदार्थों का संवहन। रक्त छोटी आंत, आमाशय और बड़ी आंत से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण करके
यकृत में ले जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार शरीर के विभिन्न भागों को पोषक तत्व प्रदान करता है। दूसरा कार्य यदि हम देखें तो वो होता है गैसों का संवहन करना। जैसा कि हम जानते हैं O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का श्वसन प्रक्रिया के दौरान आदान प्रदान होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और ऊतक कोशिकाओं और सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है और बदले में उनके द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो श्वसन क्रिया के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तीसरा कार्य आता है उत्सर्जन पदार्थों का संवहन करना। कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि टॉक्सिक पदार्थ होते अर्थात विषैले पदार्थ होते हैं, जो रक्त में यदि घुल जाएं तो वो हानिकारक होते हैं। अतः रक्त इनको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाकर शरीर से निष्कासित कर देता है। अगला कार्य आता है रोगों से रक्षा करना। रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर की रक्षा करती हैं और रक्त में एंटीबॉडीज का निर्माण भी होता है, जो रोगों से रक्षा करने में सहायक होती है। नेक्स्ट कार्य है हार्मोन का संवहन। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को रक्त विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। नेक्स्ट कार्य घावों में और चोटों की मरम्मत करने में रक्त महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। नेक्स्ट रक्तचाप का नियंत्रण। रक्त विस्कोसिटी द्वारा रक्तचाप को बनाए रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट कार्य अंगों को नम बनाए रखने में सहायता करता है। सभी ऊतक एवं कोशिकाओं को नम बनाए रखता है। जल संतुलन का कार्य भी करता है। शरीर में जो अतिरिक्त जल हो जाता है उसे पसीने और पेशाब के रूप में उत्सर्जन अंगों से बाहर निकालने में सहायता करता है। अम्ल क्षार संतुलन में भी सहायता करता है। रक्त स्वयं क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्रोटीन बफर के रूप में कार्य करके अम्ल क्षार संतुलन को बनाते हैं। रक्त थक्का बनाता है। चोट लगने पर कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो जाता है, जो रक्त के थक्के द्वारा ही संभव है। अन्यथा यदि निरंतर रक्त बहता रह जाए तो हमारी मृत्यु संभव है।